बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की जो डिस्कशन है वो क्रोनी पेनी मॉडल का जो बकिया हिस्सा था, कल हमने इसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। तो मेजर जो कैलकुलेशन का पोर्शन था वो हम कवर कर चुके थे। तो आज उसके एनालिसिस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्रोनी पेनी मॉडल के की कैलकुलेशन से जो आप रिजल्ट्स निकालते हैं उससे आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे आप क्या रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले एक नज़र जो है वो कल जहाँ पे हमने जो है ख़त्म किया था उस स्लाइड पे डालेंगे और उससे आगे फिर फर्दर एनालिसिस पे जाएंगे। तो ये हमारी प्रीवियस लेक्चर की लास्ट स्लाइड थी, जिसमें आपने 4 डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके 4 डिफरेंट इक्वेशंस बनाए थे और इन इक्वेशंस के जो ए बी सी और डी के जो कोफिशिएंट्स थे उनका डिटर्मिनेंट जो है वो फॉर्म किया आपने, और आपने कहा कि अगर इन इक्वेशंस का ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है तो फिर इनका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमने ये देखा था कि ये रिजल्ट जो है ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये इक्वेशन जो है ये इससे बनेगी अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो आफ्टर फ्यू कैलकुलेशंस। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, हमारे क्या काम आएगी, इस इक्वेशन का हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हम अपनी आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये 0 है एट द लेटेस्ट साइड और ये इक्वल टू वी नॉट है इन बिटवीन द एटम्स। यही कह के हम चले थे, ये आपने जो है ये एटम्स डॉट्स के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो 2 रीजन्स आपने बनाए थे, रीजन 1 और 2। ये साइड पे मैंने डायग्राम भी ड्रा की है जिससे आपने कल ये सारा एनालिसिस किया। ठीक है, हाइट वी नॉट है, दरमियान में ये मखसूस रीजन है जहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट है, बाकी सारे रीजन के अंदर पोटेंशियल अज्यूम किया था 0 है। ये मॉडल था क्रोनी पेनी मॉडल। तो इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अज्यूम करते हैं इन दिस मॉडल दैट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर v टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस मॉडल में ये अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है और उसकी विड्थ जो है वो 0 को अप्रोच करती है, यानी विड्थ बहुत कम होती है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो बैरियर नज़र आ रहे हैं आपको, पोटेंशियल बैरियर्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। ठीक है, स्पाइक्स की फॉर्म में होते हैं, या इनको आप कह सकते हैं कि ये डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह है। डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो ओरिजिन पे जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, अदर वैल्यूज पे जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक, इन द फॉर्म ऑफ लाइन जो है ये पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी विड्थ बहुत थोड़ी और हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, सच दैट इसमें मेक श्योर करते हैं कि दोनों चीज़ें फाइनाइट रहें, सच दैट वी नॉट बी जो है, प्रोडक्ट जो है वी नॉट बी, ये इसे आप स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, वी नॉट बी इसकी विड्थ है और वी नॉट जो है इसकी हाइट है, ये फाइनाइट रहे। ठीक है, तो वी नॉट बी आपकी बेसिकली बैरियर की हाइट और बैरियर की विड्थ है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। So in their potential is separated by V naught, and that is in the form of spikes. So potential energy is 0 in between delta function spikes. डेल्टा फंक्शन एक्चुअली नहीं है, डेल्टा फंक्शन की तरह की पोटेंशियल है आप। ठीक है, तो डेल्टा फंक्शन स्पाइक्स की फॉर्म में होता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो विड्थ है 0 और -3 के दरमियान, ये d ये है ना, तो ये बहुत स्मॉल है और ये हाइट बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप इस अजम्पशन को जहन में रखें तो इससे ये जो ऊपर इक्वेशन मौजूद थी इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन की जा सकती हैं। ठीक है, जब डी आपका 0 को अप्रोच करेगा तो बीटा भी जो है वो बहुत स्मॉल होगा। तो जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो है वो थीटा को अप्रोच करता है, साइन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा के इक्वल होती है, वह स्मॉल एंगल। और जब एंगल 0 को अप्रोच करता है या 0 के करीब होता है तो काज की वैल्यू जो है वो 1 को अप्रोच करती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने जो है वो जहन में रखनी है।
साइन हाइपरबोलिक बीटा बी की जगह आप बीटा बी लिख सकते हैं और काज हाइपरबोलिक बीटा बी की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारी। इस इक्वेशन में डी चूँकि 0 को अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी ये थी a प्लस डी इज नियरली इक्वल टू a, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिख दिया काज के ए। ठीक, बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर ओवर 2 अल्फा बीटा, ये एज इट इज आ गई टर्म। दिस वन साइन अल्फा ए एज इट इज आ गया क्योंकि इसमें तो बी मौजूद ही नहीं है। साइन बीटा बी की जगह आपने बीटा बी लिख दिया, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, काज अल्फा ए एज इट इज आ जाएगा। काज हाइपरबोलिक बीटा बी जो है ये हमने कहा ये 1 को अप्रोच करेगा तो उसकी जगह आपने 1 लिख दिया। तो ये आपकी जो मेन इक्वेशन थी ये अब रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ गई है जो कि ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इक्वेशन। तो इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया था श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर अल्फा और बीटा जब इंट्रोड्यूस करा था इसके सोल्यूशन में, तो हमने कहा था कि बीटा और अल्फा की ये वैल्यूज है। ठीक है, तो बीटा स्केयर की ये वैल्यू थी आपके पास और अल्फा स्केयर की ये वैल्यू। तो यह इक्वेशन में आपको चाहिए बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये बीटा स्केयर है, ये अल्फा स्केयर है। बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर विल बी इक्वल टू 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर v नॉट माइनस 2। अब v नॉट को तो आप कह के आए हैं कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो पार्टिकल की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करती, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैरियर की हाइट पार्टिकल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। सो इफ वी नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई, तो ई की वाली जी ये वाली ई वाली जो टर्म है इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इन जनरल आप लिख सकते हैं बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर v नॉट। ठीक है, यहाँ से -2e जो है ये आपने रिमूव कर दिया। अब ये जो बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर का रिजल्ट आया है इसको दोबारा हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इन दिस इक्वेशन जिसको आपने सिंप्लीफाई किया था। तो बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर की वैल्यू पुट की आपने, तो 2 अल्फा बीटा पहले से मौजूद था, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज है। सिर्फ बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो यहाँ पे आपने पुट कर दी है। अब इस इक्वेशन में थोड़ी सी फर्दर रीअरेंजमेंट की है आपने। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, दिस बीटा इज कैंसल्ड बाय दिस बीटा। ए से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है, एक ये मौजूद है एक ये मौजूद है। अल्फा ये पहले से मौजूद था तो आपने लिखा 4 पाई स्केयर एम ए, ये वो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था। एच के डिनोमिनेटर में पहले से मौजूद था, वी नॉट भी पहले से मौजूद था, बी भी पहले से मौजूद था, ये अल्फा भी पहले से डिनोमिनेटर में मौजूद है। ए से आपने डिवाइड भी किया है जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था। साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए। ठीक है, अब ये साइन अल्फा ए और अल्फा ए के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो इन सब को इकट्ठा करके आपने टी का नाम दे दिया। ठीक है, तो काज के इज इक्वल टू पी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस काज अल्फा ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ज़्यादा सिंप्लीफाई होगी, जबकि पी जो है ये इस चीज़ के बराबर रखा आपने 4 पाई स्केयर एम ए ओवर एच स्केयर वी नॉट बी। सो अगर इस इक्वेशन को देखें पी की वैल्यू को अगर आप देखते हैं तो पी की वैल्यू में 4 पाई स्केयर एम ए और एच कट स्केयर ये सारे तो कांस्टेंट हैं। जो मेन चीज़ है जिसके ये प्रोपोर्शनल है वो वी नॉट और बी है। वी नॉट बी जो है जैसे हमने कहा था कि ये पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ को उसकी विड्थ और हाइट को डिस्क्राइब कर रही है। सो पी को भी एज ए ऐसा फैक्टर लिया जा सकता है जो स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर आपको बताएगा। ठीक है, सो एक्चुअल हमने इक्वेशन बनाई है ये वाली, cos के ए आ जाएगा इधर, cos के ए इज इक्वल टू पी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस cos अल्फा ए। इस इक्वेशन से सारी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए हम जो है वो निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है cos के ए इज इक्वल टू पी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस cos अल्फा ए,
अगर इसकी राइट हैंड साइड का जो है वो ग्राफ ड्रा किया जाए एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा ए, तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, आपने वाई एक्सिस पे रखा है पी साइन अल्फा ए और अल्फा ए प्लस काज अल्फा ए, और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या चीज़ है, अल्फा है। इस ग्राफ पे फोकस करें। ठीक, तो डिफरेंट जगह पे इसकी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। तो शुरू करते हैं फॉर स्मॉल एंगल। जब अल्फा ए जीरो को अप्रोच करता है, यानी कि जब अल्फा ए वेरी स्मॉल है, तो साइन अल्फा ए जो है ये अल्फा ए को अप्रोच करता है। ठीक है, तो जब साइन अल्फा ए साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तो जब ये अल्फा ए को अप्रोच करता है तो ये जो आपके पास टर्म है टी साइन अल्फा ए और अल्फा ए, ये टी को अप्रोच करेगी, क्योंकि ये अल्फा ए को अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए कैंसिल हो जाएगा, तो इट अप्रोचेस टू पी। अगर ये टर्म जो है वो पी को अप्रोच करती है, तो आपकी ये वाली, एक्चुअली अगर आप देखें ये वाला पार्ट है जो वाई एक्सिस पे आपने लिखा है, ये अप्रोच करेगा किसको, पी प्लस कॉस अल्फा ए, राइट। सो इसमें अगर आप देखें तो काज अल्फा ए के अंदर पी की वैल्यू ऐड होती है, तो काज की वैल्यू अगर +1 हो, उसमें समथिंग पी भी ऐड हो, तो उसकी वैल्यू जो है ±1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर इस रिलेशनशिप को ड्रा करें तो ये आपको जो है वेरिएशन मिलेगी इस पार्ट की विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को भी कंसीडर करना है, और लेफ्ट हैंड साइड एक कोसाइन फंक्शन है। हमारी इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को तो आपने ड्रा कर दिया है फंक्शन ऑफ अल्फा है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी एक कोसाइन फंक्शन है, और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ±1 हो सकती है। तो हमने क्या किया कि हमने ये दो लाइंस ड्रा की हैं, एक +1 पे और ये एक -1। ठीक है, तो ये अलाउड रीजन्स हैं। तो आपने देखा कि ग्राफ का कुछ हिस्सा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा है जो अलाउड रीजन में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये फॉरबिडन रीजन है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये +1 से ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, ये आगे चल के देखें तो ये वाला, और अगर माइनस साइड पे देखें तो ये वाला। ठीक है, और इसी तरह -1 है लोएस्ट वैल्यू, तो -1 के बाद आपको जो ये वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ये भी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि पॉसिबली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, सो ये बुनियादी तौर पे फॉरबिडन रीजन्स है। तो अल्फा ए की सारी वैल्यूज जो हैं वो उसके लिए अगर आप वेरिएशन देखें इस फंक्शन की टी साइन अल्फा ए और अल्फा ए प्लस काज अल्फा ए, वो कंटिन्यूस नहीं है, उसमें बार बार गैप आ रहा है, बीच में फॉरबिडन वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, अलाउड वैल्यूज आती हैं, फिर फॉरबिडन वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अलाउड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय सम फॉरबिडन वैल्यूज। बुनियादी तौर पे ये वो जगह है जहां से आपको बैंड्स का कंसेप्ट मिलेगा कि अलाउड बैंड्स हैं। ठीक है, इसको जब आप एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रिलेशनशिप को, तो यही डिसकंटिन्यूटी आपको एनर्जी के अंदर भी नजर आएगी। जब आप एनर्जी और वेव वेक्टर का ग्राफ ड्रा करेंगे तो यही डिसकंटिन्यूटी आपको वहां पे भी नजर आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये रीजन जो है आपका फर्स्ट अलाउड रीजन है, तो इसमें थीटा की जितनी भी वैल्यू होंगी उनके करस्पॉन्डिंग के की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो अलाउड होंगी। तो ये रीजन अगर आप इसको देखें इन द फॉर्म ऑफ ब्रिलियन जोन के स्पेस में अगर आप देखें, तो ये π/a और -π/a के दरमियान का रीजन है जो कि अलाउड है, ये -π/a, ये π/a का। तो ये आपका बुनियादी तौर पर फर्स्ट एनर्जी बैंड है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि ये डिसकंटिन्यूस रीजन है, और ये आपका सेकंड अलाउड बैंड है, और ये आपका फिर गैप आ गया। उसके बाद ये थर्ड अलाउड रीजन है, और ये फिर गैप आ गया, और ये आपका फोर्थ अलाउड रीजन।
तो ये बुनियादी तौर पे ओरिजिन है एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। के इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में जब बाउंड होता है, जब अगर उसकी पोटेंशियल को पीरियाडिक पोटेंशियल कंसीडर किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी नहीं रखता, बल्कि उसके जो लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, उनके दरमियान में गैप्स हैं, अलाउड रीजन्स हैं, फॉलोड बाय फॉरबिडन रीजन, देन अलाउड रीजन, देन फॉलोड बाय फॉरबिडन रीजन। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं यहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं कि अलाउड रीजन की जो विड्थ है वो जैसे जैसे अल्फा ए की वैल्यू बढ़ती है वो ज़्यादा होती जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी अलाउड बैंड जो हैं वो वाइड होते जाएंगे और फॉरबिडन बैंड जो हैं ये नैरो होते जाएंगे। एक चीज़ तो आपको ये पता चली कि बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर पोटेंशियल पीरियाडिक हो तो पीरियाडिक पोटेंशियल लीड्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस ग्राफ से कि जैसे जैसे अल्फा ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो अलाउड बैंड है वो वाइड होते जाएंगे और एनर्जी गैप जो है वो नैरो होता जाएगा। ये है यहाँ पे अलाउड रीजन को इस ग्राफ में अगर आप देखें तो हमने शेड करके जो है वो शो किया कि ये वाले अलाउड रीजन है। तो जैसे जैसे अल्फा ए की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, और साथ ही ये के की वैल्यूज भी मेंशन की हैं जो बरीलियन जोन की बाउंड्री को शो करती हैं। आपको जो फॉरबिडन रीजन है ये जोन बाउंड्री पे मिलेगा, और ये फॉरबिडन इसलिए होगा वहाँ से कुछ एनर्जी या कुछ वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ब्रैग रिफ्लेक्शन होगी, वो उस रीजन को क्रॉस नहीं कर सकेंगी। ठीक है। तो एक रेंज ऐसी होगी वेव्स की जो फर्स्ट बरीलियन जोन की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो वहाँ से फर्दर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगी, तो वहाँ बैंड गैप होगा। फिर सेकंड जोन की बाउंड्री 2π/a पे है, तो वहाँ आपको जो है वो सेकंड फॉरबिडन गैप नजर आएगा एंड सो ऑन। ठीक है। इन्हीं बातों को हमने यहाँ पे समराइज करके भी लिखा है, एक एक करके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोसाइन टर्म चूंकि प्लस या -1 वैल्यू रख सकती है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है, हमने इस रिस्ट्रिक्शन में रहना था। इस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग जब हमने लाइन लगाया तो हमने क्या देखा कि एज अ रिजल्ट सर्टन वैल्यू ऑफ अल्फा आर अलाउड। ठीक है। अगर अल्फा की सर्टन वैल्यू अलाउड है तो अल्फा जो है वो आपको पता है किस चीज से रिलेट करता है, ई के साथ रिलेट करता है। अल्फा स्केल जब आपने पीछे लिखा था, यहाँ पे देखें ये 8π² m/e और h², तो अल्फा स्क्वायर ई के साथ रिलेट करता है। तो अगर अल्फा की सर्टन वैल्यूज अलाउड है तो इसका मतलब ई की भी सर्टन वैल्यूज अलाउड है। सारे अल्फा अलाउड नहीं है तो सारे एनर्जीज भी अलाउड नहीं है। ठीक है। तो बीच में फॉरबिडन एनर्जी रीजन आ गया। तो फॉरबिडन एनर्जी रीजन अगर मौजूद है तो इसका मतलब बैंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, बैंड अलाउड बैंड है और सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप्स। So for specific value of cos ka have only one value. Moreover, due to even function, it does not depend upon the sin of k. Sin of k पे depend even function है तो cos थीटा और cos माइनस थीटा जो है वो सेम होते हैं, तो इसलिए साइन पे डिपेंड नहीं करता। So if k has real values, cos ka should be less than 1. cos ka की जो मॉड वैल्यू है that should be less than 1. ठीक है। हमने कहा ना +-1 के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है। विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द अलाउड एनर्जी रीजन cos ka <1। तो फॉर ka ग्रेटर देन 1, तो आप देखते हैं कि रियल स्पेस में cos ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ये इमेजिनरी स्पेस में हो सकती है, विच लीड्स टू फॉरबिडन एनर्जी रीजन। सो ऐसे केसेस जिनमें cos ka की वैल्यू पॉसिबली 1 से ग्रेटर शो हो रही है तो वो अलाउड रीजन नहीं है, वो फॉरबिडन रीजन। ठीक है। सो एज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीज, विड्थ ऑफ द अलाउड बैंड इंक्रीज एंड फॉरबिडन गैप डिक्रीज। ठीक है। जैसा कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड ये शो कर रही है। ठीक है। जैसा कि ग्राफ में भी हमने ड्रा करके शो किया था, ओवरऑल डिक्रीज इन द अल्फा। ये यहाँ पे आपको जो है वो अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी गैप के स्पेस में नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिलियन जोन। एक्स एक्सिस पे आपने रे वेक्टर के रखा और वाई एक्सिस पे आपने एनर्जी रखा, क्योंकि अल्फा को आप जो है वो रिलेट कर सकते हैं एनर्जी के साथ। ठीक है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट बेरिलियन जोन है -π/a से लेके +π/a तक। तो इस रीजन के अंदर ये आपका अलाउड रीजन है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जो है वो बैंड है, पहला बैंड है, राइट, -π/a से +π/a तक। ये थोड़ी सी अगर आप देखें तो ये एक मिस्टेक है, यहाँ ये सारी वैल्यूज जो है वो माइनस के साथ लिखी हुई है। तो दे आर ऑल विद पॉजिटिव, राइट हैंड साइड जो है ग्राफ की, दे आर ऑल पॉजिटिव, दिस वैल्यूज आर पॉजिटिव। मैं इनको करेक्ट कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जो है ये फर्स्ट अलाउड बैंड है, और ये जो रीजन आपका है ये सारे का सारा ये फर्स्ट एनर्जी गैप है। उसके बाद ये आपका जो है ये सेकंड बैंड है। सेकंड बैंड जो है वो कहाँ तक जाएगा, ये सेकंड बेरिलियन जोन की बाउंड्री तक जाएगा। सेकंड बेरिलियन जोन की बाउंड्री कहाँ तक है, 2π/a तक, ये देखें यहाँ तक। और सेकंड ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे आपको दोबारा गैप जो है वो मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो है वो फॉरबिडन एनर्जी रीजन है, राइट। और उसके बाद ये हमारा जो है ये आपका थर्ड जो है वो अलाउड बैंड, ये हमारा थर्ड रीजन हो गया। और इसकी जो बाउंड्री है तीसरे ब्रिलियन जोन की, यहाँ पे आके अगर आप देखें तो आपको दोबारा से जो है वो बैंड गैप नजर आएगा। तो क्लियर कट हो गया। के स्पेस में एनर्जी और के की वेरिएशंस को भी देखा जाए तो ये भी सीक्वेंस है अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स की। तो जो अलाउड रीजन्स हैं वो बैंड कहलाते हैं, और जो फॉरबिडन रीजन है वो बैंड गैप कहलाते हैं, ठीक है। वो उन एनर्जी तो अलाउड एनर्जी रीजन्स के दरमियान जो है वो फॉरबिडन एनर्जी लेवल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अलाउड एनर्जी रेंज है एक, तो वो रेंज जो है वो बैंड एनर्जी बैंड कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी एनर्जी रख सकता है, या फिर जो है बीच में गैप है और फिर गैप के बाद की एनर्जी रख सकता है। तो आमतौर पे जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके आप आखिरी दो बैंड जो है वो देख रहे होते हैं। जो कम्प्लीटली फील्ड बैंड होता है उसको आप वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो पार्शियली एम्प्टी या एम्प्टी बैंड होता है उसको आप उसका कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान एक गैप होता है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी जाए जितना के बैंड गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता होता है। लें जी, फर्दर इसका एनालिसिस करने के लिए आप P की वैल्यू पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ऑफ P देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या है P की ये वैल्यूज थी, P = 4π² ma/h² V0 सो P में काफ़ी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास बन सकते हैं। P को हम कह के आए हैं कि P जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर है। P जो है वो V0B पे डिपेंड करता है। अगर P लार्ज है तो इसका मतलब V0B लार्ज है, या स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर जो है ये लार्ज है, ठीक है। और साथ ही हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ P के ऊपर ये लिमिट है +1 और -1 के दरमियान। लेकिन जब V0 ज़्यादा होगा तो P की हाइट भी जो है वो ज़्यादा होगी। सो जो आपके पास अलाउड रीजन्स हैं उसकी जो वेरिएशन है वो स्टीपर होगी, ठीक है। वो स्टीपर होगी इसलिए बैंड जो है वो नैरो होगा, ठीक है। और अलाउड बैंड जो है वो नैरो होगा, और फॉरबिडन गैप जो है वो वाइडर होगा। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी P की, यानी कि उतनी बैरियर की हाइट ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अलाउड रीजन उतना शॉर्ट होता जाएगा और फॉरबिडन रीजन उतना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के उस बैरियर से निकलने के चांस कम होते जाएंगे। तो इफ P इज वेरी लार्ज, ये एक्सट्रीम केस है, P बहुत बड़ा हो, कितना, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच करें। लेकिन ये इस लिमिट को भी अगर आप कंसिडर करें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि P तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये उसके साथ वाली जो टर्म है ना, ये देखें इस रिलेशनशिप में, अगर P इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो साइन अल्फा ए और अल्फा ए को 0 को अप्रोच करना चाहिए। अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ये है कि साइन अल्फा ए 0 को अप्रोच करें, ठीक है। अल्फा तो हर बार 0 को अप्रोच नहीं करता, तो साइन अल्फा ए शुड अप्रोच टू 0। तो ये पॉसिबल है जब अल्फा ए की वैल्यू जो है ये ±n π के बराबर हो। साइन थीटा 0 के बराबर होता है जब एंगल n π हो, n इंटीजर है 1 2 3,
कोई भी वैल्यू 1 पाई 2 पाई साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0 साइन 3 पाई 0 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे इस रिलेशनशिप से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर के बराबर। इस वैल्यू को आप इक्वेट कर दें अल्फा की जो आप इनिशियल वैल्यू लेके आए थे 8 पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर के साथ, तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी एन स्केयर एच स्केयर और 8 एम ए स्केयर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वैल्यू आपके लिए थोड़ी सी फेमिलियर होनी चाहिए। ये वैल्यू हमने पार्टिकल इन द बॉक्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल जो है उसके अंदर कैलकुलेट की थी। ये डिस्क्रीट वैल्यू तो है लेकिन ये कैसे पार्टिकल की है? दिस इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स, जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में बाउंड है आपका इलेक्ट्रॉन, तो वहां से निकल नहीं सकता। ठीक है, तो अगर P की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, बहुत लार्ज होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इंश्योर दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरियर टनलिंग इज वेरी लो। तो P बैरियर जितना बड़ा होता है ना, टनलिंग के चांस उतने ही कम होते जाते हैं। ठीक है, और बैरियर की हाइट अगर थोड़ी होगी तो टनलिंग का चांस भी ज्यादा होगा। तो अगर बैरियर बहुत बड़ा हो, ठीक है, वी नॉट बहुत ज्यादा हो, तो फिर टनलिंग का चांस जो है वो नहीं होता। तो ये मेक श्योर करता है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई अलाउड रीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि टनलिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल के रीजन से निकला ही नहीं। निकलेगा तो कोई अलाउड और फॉरबिडन का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहें कि P इज इक्वल टू 0 है, अगर हम सपोज करते हैं कि P इज इक्वल टू 0, अगर हम सपोज करते हैं P इज इक्वल टू 0 है, अगर P 0 सपोज कर लिया जाए तो लेफ्ट साइड थी cos के और राइट साइड जो है ये बन जाएगी cos अल्फा ए, क्योंकि पहली टर्म जो है वो इक्वेशन के अंदर वो तो 0 हो जाएगी। ये वाला केस अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो cos के इज इक्वल टू cos अल्फा ए के बराबर, क्योंकि P 0 है तो ये वैल्यू तो 0 के बराबर हो जाएगी। तो cos के इज इक्वल टू अल्फा ए, यही हमने यहाँ पे ड्रा किया है। ठीक है, cos के इज इक्वल टू अल्फा है, इसका मतलब अल्फा और के बराबर हो गए, तो अल्फा स्केयर के स्केयर के बराबर आ जाएगा, और अल्फा स्केयर था 8 पाई स्केयर एम ई और एच कट स्केयर, राइट। हाँ, तो इस इक्वेशन को देखें तो इससे एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एच कट स्केयर के स्केयर और 8 पाई स्केयर एम। आप देखें इसमें क्वांटाइजेशन नहीं है, राइट। तो इसमें क्योंकि एन की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है तो आपके पास कांस्टेंट चेंज आएगी। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्केयर। तो अगर इसका ग्राफ जो है वो ड्रा किया जाए तो ये एक परफेक्ट पैराबोला बनेगा, जैसा कि यहाँ मैंने ये ड्रा भी किया है। ये हमने ड्रा भी किया है यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप फॉर अ फ्री पार्टिकल ई के डायग्राम। तो ये परफेक्टली एक फ्री पार्टिकल की एनर्जी की वेरिएशन है इन द के स्पेस। अगर आप इसमें के की वैल्यू को लेमडा के साथ रिलेट करके पुट कर दें तो आपके पास जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ई इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर आ जाएगा। तो जो कि फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये शो करता है कि अगर P इज इक्वल टू 0 हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कब होगा जब बैरियर ही ना हो, व्हेन देयर इज नो बैरियर एग्जिस्ट, तब P V नॉट के बराबर प्रोपोर्शनल है ना, V नॉट B के प्रोपोर्शनल है। तो अगर P 0 है तो V नॉट B जो है वो आपका 0 होगा। ठीक है, V नॉट B या बैरियर की विड्थ जो है वो 0 है या बैरियर की हाइट 0 है। तो ये इंश्योर करता है कि कोई बैरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब कोई बैरियर एग्जिस्ट ही ना करे तो पार्टिकल क्या होता है? फ्री पार्टिकल होता है। सो ये मेक श्योर करेगा कि पार्टिकल इज अ फ्री पार्टिकल। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल विद कंटिन्यूअस एनर्जी। ठीक है, इसकी जो डायग्राम है वो परफेक्ट पैराबोला होगी जैसे कि फिगर में नजर आ रही है आपको। तो ये पी की वेरिएशन को हमने यहाँ पे जो है वो समराइज किया है। ठीक है, तो इनिशियली पी की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 से जो है वो फर्स्ट टर्म की वजह से वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 1 से वो फॉरबिडन होंगी। लेकिन पी जितना ज़्यादा होगा ये ग्राफ जो है वो उतना ज़्यादा वर्टिकल स्टीप होता जाएगा। जी, ये ग्राफ उतना ज़्यादा जो है वो स्टीप होता जाएगा। जितना ज़्यादा ये स्टीप होगा अलाउड रीजन उतना नैरो होता जाएगा और फॉरबिडन रीजन उतना ही वाइड होता जाएगा। ठीक है,
तो पी की वैल्यू जितनी रिड्यूस होती जाएगी तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, इसकी स्लोप जो है वो बढ़ती जाएगी, अलाउड रीजन जो है वो वाइड होता जाएगा और फॉरबिडन रीजन देन जो है वो नैरो होता जाएगा। ये पहला केस है जिसमें उसने पी की वैल्यू को 6 पाई कंसीडर करके जो है ये ग्राफ ड्रा किया है। सेकंड केस में अगर आप देखें तो इसने कहा कि p इज इक्वल टू टेंस टू इन्फिनिटी। p अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपके बैरियर की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, कोई पॉसिबल जो है वो टनलिंग नहीं हो सकती, एक ही रीजन है उसी के अंदर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उससे बाहर निकल ही नहीं सकता, तो इसमें कोई भी अलाउड और फॉरबिडन रीजन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और इस केस में अगर आप देखें व्हेन p इज इक्वल टू 0 या p 0 को अप्रोच करता है तो पार्टिकल आपका फ्री पार्टिकल होता है, पहली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और आपका ग्राफ परफेक्ट जो है वो कोसाइन वेव बनेगा, ठीक है, क्योंकि cos k इज इक्वल टू cos अल्फा ए है और ये ग्राफ एक फ्री पार्टिकल को शो करता है। तो ये थी जी हमारी आज की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा इससे। बैंड स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका ओरिजिन क्या है, पीरियोडिक पोटेंशियल किस तरह इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल है वह बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है, और फॉरबिडन एनर्जी रीजन जो है वो क्या है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ब्रिलियन जोन से उसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी, ये हमारी डिस्कशन थी। आई होप कि आपने इससे नया लर्न किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।